एक्शन, सस्पेंस और वो सब जो आप सुनना चाहते हैं। वेलकम बैक टू आर नॉवल बॉय। यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं मिलती, यहाँ हर कैरेक्टर जिंदा होता है। आज हम जिस नॉवल मनवा की बात करने वाले हैं वो आपका दिमाग घुमा देगी। सो आर यू गाइज रेडी? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 221, आंगन से प्रस्थान। वे प्रतीक चिन्ह पुस्तकों के चारों ओर घूमते हुए जैड की पर्ची में प्रवेश कर गए। पर्ची में प्रवेश करने के बाद उसका रंग बदल गया और वह पूरी तरह से हरी हो गई। जो आकृति जगमगा उठी थी वह जल्द ही फीकी पड़ गई और सब कुछ सामान्य हो गया। जिंग वेई ने हाथ हिलाया और किताबों का ढेर उड़कर अपनी अपनी जगह पर वापस चला गया। फिर उसने जैड स्लिप उठाए और अपने दैवीय खजाने से एक और जैड स्लिप निकाली। यह जैड स्लिप रंग में अलग थी, इसका रंग हल्का नीला था। उसने नीले रंग की जैड पर्ची से हरे रंग की जैड पर्ची को छुआ और उसे फिर से चमका दिया। फिर उसने नीले रंग की पर्ची को एक तरफ रख दिया और हरे रंग की जैड पर्ची लिन मू को दे दी। मुझे लगता है कि तुम कम से कम जैड स्लिप का इस्तेमाल करना तो जानते ही हो, जिंग वेई ने चिढ़ाने वाले लहजे में पूछा। उसे हाँ कह दो, तुम अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल कर सकते हो, ज़ुकोंग ने लिन मू के मन में कहा। हाँ, मुझे पता है, लिन मू ने पुष्टि की। यह अच्छी बात है। हालांकि आपको जैड स्लिप को अपने नाम से बांध लेना चाहिए। हम नहीं चाहते कि इसमें लिखी जानकारी लीक हो और मैंने भी अपनी जैड स्लिप इसमें पंजीकृत करा दी है, इसलिए अगर आपको मुझे किसी बात की जानकारी देनी हो तो आप दे सकते हैं, जिंग वेई ने आगे कहा। लिन मू ने सिर हिलाकर जवाब दिया और अपनी छोटी तलवार निकालकर अपनी उंगली में चुभोकर थोड़ा सा खून जैड की पर्ची पर टपकाया। खून के जैड की पर्ची पर लगते ही वह गायब हो गया, मानो लिन मू के मन में कोई जुड़ाव स्थापित हो गया हो। हालांकि वह जैड स्लिप की स्थिति को महसूस कर सकता था, लेकिन वास्तव में वह इसे हाथ में पकड़े बिना और आध्यात्मिक चेतना का उपयोग किए बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता था। रक्त बंधन का एकमात्र कार्य जैड स्लिप की सुरक्षा को बढ़ाना था, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि इसका उपयोग केवल लिन मू ही कर सकता है। इसके बाद लिन मू ने जैड स्लिप को अंगूठी में रख दिया, तभी जिंग वेई ने उसे बीच में ही रोक दिया। आपको संचार संबंधी जैड स्लिप्स को किसी स्थानिक खजाने में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा जब कोई आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा तो वे काम नहीं करेगी। लेकिन मुझे अभी भी इसका एहसास हो रहा है, लिन मू ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। क्या तुम कर सकते हो? रुको जरा, जिंग वेई ने ये कहते हुए कुछ पल के लिए अपनी जैड पर्ची को पकड़े रखा और फिर उलझन भरे भाव से लिन मू की ओर देखा। ये तो अजीब है, ये काम तो करता है, पर कैसे? शायद ये तुम्हारे गुरु द्वारा दिए गए स्थानिक भंडारण खजाने की वजह से है। जिंग वेई ने खुद ही ये निष्कर्ष निकाला। लिन मू बस देखता रहा और न तो उसने इसकी पुष्टि की और न ही इससे इनकार किया। उसे एहसास हुआ कि शायद उससे यह बात अनजाने में निकल गई हो, लेकिन सौभाग्य से जिंग वेई ने खुद ही यह अनुमान लगा लिया। तभी लिन मू के मन में एक सवाल उठा। वह सोचने लगा कि वह जिंग वेई से अधिकतम कितनी दूरी तक संपर्क कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह उससे ये सवाल पूछ पाता, ज़ुकोंग अचानक बोल पड़ा। संचार जैड स्लिप की गुणवत्ता के आधार पर इसकी सीमा भिन्न हो सकती है क्योंकि ये भी आध्यात्मिक उपकरण है, लेकिन सबसे आम विशेषता यह है कि इसके संचरण की सीमा साधक की आध्यात्मिक चेतना पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक साधक जिसकी आध्यात्मिक चेतना अत्यंत व्यापक है, वह निम्न गुणवत्ता वाली संचार जैड स्लिप की संचरण सीमा को कई गुना बढ़ा सकता है। इसी प्रकार, यदि यह उच्च श्रेणी का जैड स्लिप है, तो भले ही साधक की आध्यात्मिक संवेदना की सीमा कम हो, फिर भी वह लंबी दूरी तक संवाद कर सकेगा। सरल शब्दों में कहें तो जैड स्लिप केवल संचार की सीमा को बढ़ाने में मदद करता है, ज़ुकोंग ने समझाया। अब मुझे समझ आ गया, सीनियर, लिन मू ने धन्यवाद कहा। तो अब तुम क्या करने वाले हो? लिन मू को चुप देखकर डुआनके ने पूछा। लिन मू अपने विचारों से बाहर आया और बोलने से पहले डुआनके की ओर देखा। मैं साधना में वापस लौटना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ समय के लिए एकांतवास में रहूंगा। मैं भविष्य में आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहता हूँ और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में फंसना नहीं चाहता, लिन मू ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। अच्छा, हमें अपनी तैयारी करनी होगी, लेकिन अभी हम आंगन से बाहर नहीं जा सकते। फिर भी अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप आंगन में आ सकते हैं, आपने वैसे भी एक तरीका ढूंढ लिया है, जिंग वेई ने शांत भाव से कहा। लिन मू के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए, जिसे जिंग वेई और डुआनके दोनों ने देखा। पूछो, कोई बात नहीं, जिंग वेई ने कहा। आपको आंगन में छिपने की क्या जरूरत है? लिन मू ने सवाल किया।
जिन वेई ने एक गहरी आह भरी, जिसमें दुख और पीड़ा छिपी हुई प्रतीत हो रही थी। उनका चेहरा भी उतर गया और ऐसा लग रहा था मानो अतीत की यादें उनकी आंखों में दौड़ रही हों। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जितना बता सकती हूँ उतना बताऊंगी। जिन वेई ने बोलते हुए गहरी सांस ली। मेरा कबीला हमेशा से उत्तरी कबीलों से लड़ता रहा है, और हम संप्रदायों और राज्यों को हथियार मुहैया कराकर अपना योगदान देते रहे हैं। लेकिन कुछ दशक पहले हमारे साथ विश्वासघात हुआ और हमारा कबीला पूरी तरह से नष्ट हो गया। केवल मैं और मेरी पोती ही आखिरी बचे सदस्य रह गए। जिन वेई ने खुलासा किया। लिन मू ये सुनकर स्तब्ध रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जानकारी का क्या मतलब निकाले। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो दाव ट्रेडिंग क्षेत्र में पहुंच चुके साधक को भी डरा दे और उसे इतने समय तक छिपने पर मजबूर कर दे। फिर भी लिन मू जानता था कि उसे इससे ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए, और वह देख सकता था कि जिन वेई पहले से ही इससे असहज थी और आगे बात नहीं करना चाहती थी। मैं समझ गई, अब मैं चलती हूँ, लिन मू ने सीधे स्वर में कहा। जिन वेई ने सिर हिलाया और बोला, जाओ कि इर तुम्हें बाहर तक छोड़ देगी। फिर वह बिना कुछ और कहे चला गया। जिन वेई के जाने के बाद दुवानके ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने लिन मू को अपने पीछे आने का इशारा किया और उसे हवेली से बाहर निकालकर आंगन में ले गई। वे आंगन के दूसरे छोर पर स्थित एक छोटी जर्जर इमारत के सामने आकर खड़े हो गए। अध्याय 222 एकांतवास में वापसी। यह आंगन का मुख्य द्वार है। यह दुकान में खुलता है, इसलिए आप यहीं से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। पहले जिस तरीके से अंदर आए थे, उस तरीके का इस्तेमाल न करें। मैं नहीं चाहता कि आप गलती से आंगन की संरचना को नुकसान पहुंचाएं। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप ऐसा कर पाएंगे, फिर भी यही सुरक्षित तरीका होगा, दुवानके ने समझाया। लिन मू ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया और छोटी इमारत में प्रवेश किया। अंदर पहुंचने पर उसने छत से लटकता हुआ एक दीपक देखा, लेकिन कमरा पूरी तरह से अंधेरा था। दीपक बुझा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें तेल भरा हो। दुवान के दीपक के पास गई और उंगलियां चटकाईं। जैसे ही उसने ऐसा किया, दीपक जल उठा और कमरे का रूप बदल गया। कमरे के दूसरी तरफ एक दरवाजा था और जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे, वह गायब हो गया था। प्रवेश द्वार के दीपक का उपयोग करने का यही तरीका है। दुकान में वापस जाने के लिए इसे जलाएं और आंगन में प्रवेश करने के लिए इसे बुझा दें, दुवानके ने समझाया। फिर उन्होंने कमरे का एकमात्र दरवाजा खोला और धूल भरी पुरानी दुकान में प्रवेश किया जो जिन वेई का एम्पोरियम था। अलविदा, लिन मू ने दुकान से निकलने और गली की ओर जाने से पहले दुवानके को अलविदा कहा। लेकिन जब वह गली में पहुंचा तो लिन मू का स्वागत उस पर चमकती हुई तेज रोशनी ने किया। क्या दिन हो गया है, लिन मू ने जगमगाते आकाश की ओर देखते हुए कहा। चूंकि आंगन मुख्य दुनिया से अलग है, इसलिए वहां दिन का समय अपनी इच्छानुसार निर्धारित किया जा सकता है। मेरे अनुमान के अनुसार आपने वहां लगभग 6 घंटे बिताए होंगे, जुकोन ने उत्तर दिया। लिन मू ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। गली से निकलते ही उसे एक अलग ही एहसास हुआ, मानो उसके पीछे की दीवारें आपस में मिल गईं और गली गायब हो गई। एक पल के लिए गली को देखकर लिन मू अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त देख सकता था। ये सोचते हुए लिन मू ने अनजाने में एक आह भरी। ये सभी लोग दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं से पूरी तरह अनजान रहकर अपना जीवन जीते हैं। मैं फिर कभी ऐसा नहीं बनना चाहता, लिन मू ने दृढ़ निश्चय के साथ मन ही मन सोचा। 15 मिनट बाद वह अपने घर पहुंचा और सीधे साधना करने के लिए शयनकक्ष में चला गया। लिन मू अब ये देखना चाहता था कि बुनियादी ऊर्जा की गोलियों का उपयोग करने से क्या फर्क पड़ेगा। इसे परखने के लिए उसने गोलियों वाले डिब्बों में से एक डिब्बा निकाला और उसमें से एक गोली निकाली। उसने उसे कुछ देर देखा और फिर निगल लिया। लिन मू को उम्मीद थी कि इसमें कुछ स्वाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बजाय गोली का स्वाद बिल्कुल फीका था, मानो पानी हो। कुछ सेकंड बाद गोली उसके मुंह में पिघल गई और उसने उसे निगल लिया। जब पिघली हुई गोली अंततः उसके पेट में पहुंची तो हलचल मच गई। तरल से आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं निकलीं और लिन मू के शरीर द्वारा अवशोषित होने लगीं। लिन मू ने शीघ्र ही विच्छेदन हृदय सूत्र का जाप किया और इन आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों को अपनी नाड़ियों में और वहां से अपने दांतियान में निर्देशित किया। लिन मू का दांतियान तेजी से भरने लगा था। उसने अनुमान लगाया कि बुनियादी ऊर्जा की गोलियों से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की उसकी गति सामान्य साधना की तुलना में दोगुनी से भी अधिक थी। 10 मिनट बीत गए और लिन मू ने अंततः बुनियादी ऊर्जा की गोली में निहित सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया।
लिन मू ने राहत की सांस ली और थोड़ा आराम महसूस किया। उसने अपने दांतियान को देखा और पाया कि वह पूरी तरह से भरा हुआ था। उसे एक साधारण ची की गोली से ही उसके दांतियान का खाली हिस्सा भर गया था। उसने गणना करने की कोशिश की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे गोली से लगभग 500 सूक्ष्म आध्यात्मिक ची प्राप्त हुई थी। ये तो काफी अच्छा है। फिर भी मुझे नहीं पता कि कम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन कितनी ऊर्जा देता है। मैंने पहले भी दोषपूर्ण मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उनकी अधिकांश ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। मुझे इसकी जांच करनी चाहिए, लिन मू ने मन ही मन सोचा। फिर भी ऐसा करने के लिए लिन मू को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हिस्सा खर्च करना पड़ा ताकि अधिक जगह बन सके, इसलिए उसने ठीक वैसा ही किया। इसके बाद लिन मू ने आध्यात्मिक ऊर्जा के सूक्ष्म कणों को तरल रूप में परिष्कृत करना शुरू किया। 1 घंटे बाद लिन मू ने अपने पूरे दांतियान का लगभग 2/3 हिस्सा खर्च कर दिया था। इसके बदले में उसे तरल आध्यात्मिक ऊर्जा की 3 बूंदें प्राप्त हुई। इसके बाद लिन मू ने आध्यात्मिक पत्थरों से भरी थैली निकाली और उसमें से एक पत्थर निकालकर उसे अपने हाथ में लेकर अवशोषित करना शुरू कर दिया। हालांकि सामान्य ची गोली के विपरीत अवशोषण की गति तीव्र थी और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ची उसकी नसों में प्रवाहित होने लगी। यह उतना बड़ा तो नहीं था जितना कि मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को अवशोषित करते समय था, लेकिन फिर भी काफी बड़ा था। 3 मिनट भी नहीं लगे और स्पिरिट स्टोन के भीतर की सारी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई और वह चूर चूर होकर धूल में बदल गया। देखते हैं इससे मुझे कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई, लिन मू ने अपने दांतियान में झांकने से पहले मन ही मन सोचा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वास्तव में उन्हें स्पिरिट स्टोन से लगभग 600 अंश स्पिरिट ची प्राप्त हुए, जो कि बेसिक ची पिल से थोड़ा अधिक था। वरिष्ठ, यह अंतर क्यों है? मुझे लगा था कि दोनों में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बराबर होगी, लिन मू ने प्रश्न किया। सभी आध्यात्मिक पत्थरों में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा एक समान नहीं होती। उनमें हमेशा कुछ न कुछ अंतर होता है, कुछ में अधिक तो कुछ में कम। लेकिन आमतौर पर एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर कम से कम 400 फुहारे आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार सामान्य ऊर्जा की गोलियों में भी कुछ में कम या अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा हो सकती है। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया, मैं समझ गया, लेकिन फिर दूसरे स्तर के स्पिरिट स्टोन कितनी स्पिरिट ची प्रदान करते हैं? लिन मू ने जिज्ञासा से पूछा। मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से लगभग 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, यानी यह निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू के चेहरे पर थोड़ी उलझन भरी अभिव्यक्ति थी क्योंकि उसने आत्मा पत्थरों के स्तर की तुलना की और फिर महसूस किया कि वरिष्ठ ज़ुकोंग ने उच्चतम श्रेणी के आत्मा पत्थर के बारे में बात नहीं की थी, जो कि सर्वोच्च श्रेणी का आत्मा पत्थर था। तो फिर वरिष्ठ उच्चतम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बारे में क्या? उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? उन्होंने पूछा। सर्वोत्तम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन काफी खास होते हैं। अन्य स्पिरिट स्टोन के विपरीत ये आपको स्पिरिट ची की हल्की फुहारें प्रदान नहीं करते, बल्कि ये सीधे आपको द्रवीकृत स्पिरिट ची प्रदान करते हैं, जो इन्हें अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ बनाता है। दरअसल स्पिरिट स्टोन की खदान में सभी स्पिरिट स्टोन में से केवल 5% ही उच्चतम श्रेणी के होते हैं, जबकि उच्च श्रेणी के स्टोन 15%, मध्यम श्रेणी के स्टोन 30% और निम्न श्रेणी के स्टोन अधिकांशतः 50% होते हैं। ज़ुकोंग ने समझाया। अध्याय 223 एक स्थिर गति। लिन मू इस जानकारी से दंग रह गया। इससे ही वह अंदाजा लगा सकता था कि उच्चतम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कितने दुर्लभ होते हैं। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि एक उच्चतम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर से वह कितनी द्रवीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, ज़ुकोंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। अपने साधना स्तर पर आपको उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। संभव है कि आपकी नाड़ियां इतनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को सहन न कर पाएं और घायल हो जाएं। इनका सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए आपको कम से कम मूल संघनन स्तर पर होना आवश्यक है। ज़ुकोंग ने चेतावनी दी। मैं समझ गया वरिष्ठ, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लिन मू ने साधना में वापस लौटने से पहले उत्तर दिया। लिन मू के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि वह बुनियादी ची गोलियों का उपयोग करके मात्र 1 घंटे में 3 बूंद तरल आध्यात्मिक ची को परिष्कृत करने में सक्षम था, जबकि इनके बिना उसे ऐसा करने में लगभग 10 घंटे लगते थे। लेकिन उसने एक और बात महसूस की कि वह सामान्य से कहीं अधिक थका हुआ था। लगता है शोधन की गति बढ़ने के साथ साथ मेरी थकान भी बढ़ रही है।
मुझे अपनी गति धीमी रखनी होगी, वरना आध्यात्मिक ऊर्जा के सूक्ष्म कणों को तरल रूप में परिवर्तित करते समय मुझसे कोई गलती हो सकती है। लिन मू ने मन ही मन सोचा। लिन मू पहले ही जान चुका था कि तरल आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करते समय एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई भी गलती आध्यात्मिक ऊर्जा को अनियंत्रित कर सकती है और उसकी नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। वास्तव में जब भी वह इसे शुद्ध करने में असफल होता था, लिन मू को अपनी मानसिक स्थिति को सामान्य करने के लिए विराम लेना पड़ता था। सूत्रों की सहायता से भी लिन मू के लिए मन की थकावट से बचना आसान नहीं था। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए लिन मू ने अधिक प्रयास किए बिना सामान्य रूप से साधना की और अपने मन को आराम और तरोताजा होने दिया। 1 और घंटा बीतने के बाद लिन मू ने अपनी आंखें खोली और राहत की सांस ली। कम से कम वह अपनी सीमाओं को जानता है और बिना सोचे समझे जल्दबाजी नहीं करता। अव्यवस्थित साधना से उसकी नींव ही अस्थिर हो जाएगी। ज़ुकोंग ने मन ही मन संतुष्टि भरे स्वर में कहा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह ठीक महसूस कर रहा है, लिन मू ने एक और गोली निकाली और उसे खा लिया, जिससे उसमें निहित आध्यात्मिक ऊर्जा मुक्त हो गई। उसने सामान्य साधना से पहले ही लगभग 500 अंश आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर ली थी और उसे अधिकतम स्तर तक बहाल करने के लिए केवल एक और बुनियादी ऊर्जा की गोली की आवश्यकता थी। चलो फिर से शुरू करते हैं, लिन मू ने अपना अभ्यास शुरू करने से पहले कहा। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए लिन मू ने अपनी गति को उचित रूप से धीमा कर दिया और पूरी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा करके वह अपनी गलतियों के बिंदुओं को देख रहा था और उन समाधानों को खोजने की कोशिश कर रहा था जिनसे वह भविष्य में ऐसी गलतियां करने से बच सके। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह इस तरह से बेहतर हो रहा था। 2 घंटे बीतने के बाद लिन मू की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई और इसके बदले उसे 3 और द्रवीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा की बूंदें प्राप्त हुई। ये 3 बूंदें अन्य द्रवीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा की बूंदों में मिल गईं और उसके दांतियान के तल में तैरती रहीं। सचमुच स्थिर रहना ही सफलता की कुंजी है। इससे न केवल मैं गलतियों से बच सकती हूँ, बल्कि सुधार के क्षेत्रों को भी पहचान सकती हूँ, लिन मू ने थोड़ी प्रसन्नता भरी आवाज में कहा। और जैसे ही उसने ये सोचा, भूख से उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक 12 घंटे से अधिक समय से कुछ नहीं खाया था। उसने जल्दी से अपना भोजन समाप्त किया और आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करते हुए और मांस पकाने के लिए रख दिया। लिन मू अब समझ गया था कि साधना से पहले हमेशा मांस पकाने के लिए तैयार रखना सबसे अच्छा होगा, ताकि साधना समाप्त होने तक वह खाना पका ले। जल्दी से अपने सत्र में लौटकर लिन मू ने इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जब तक रात नहीं हो गई और बर्फ फिर से गिरने लगी। खिड़की आधी खुली थी, जिससे हवा के साथ कुछ बर्फ के टुकड़े अंदर आ रहे थे। बर्फ के टुकड़े गिरे और उसके चेहरे पर जम गए, जिससे उसका ध्यान भंग हो गया। उसने बाहर देखा और महसूस किया कि कई घंटे बीत चुके हैं। मुझे खाना खाकर आराम करना चाहिए। मैं स्लीपस्केप में अपना काम जारी रखूंगा। लिन मू ने खाना खाने से पहले खुद से बुदबुदाया और तुरंत सो गया। स्लीपस्केप में स्पिरिट एप्पल के पेड़ के सामने प्रकट होकर लिन मू ने कुशलतापूर्वक 4 पके हुए स्पिरिट एप्पल तोड़े और उन्हें अंगूठी में रख दिया। फिर 1000 शस्त्र ब्लेड शास्त्र का अभ्यास जारी रखने के लिए एक हलबड निकाला। लिन मू ने दुवान के साथ हुई लड़ाई से बहुत कुछ सीखा था और उसकी कमियों को पहचान लिया था। हालांकि इस प्रक्रिया में उसने दुवान के से खरीदे गए 7 हथियार भी नष्ट कर दिए थे। ये उसके शुरुआती हथियार थे, इसलिए उसे थोड़ा दुख हो रहा था। लेकिन आज मिली उपलब्धियों का एहसास होते ही उसकी उदासी जल्द ही दूर हो गई। लिन मू आज 10 बूंद द्रवीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने में सफल रहा था। यह अब तक प्राप्त की गई उसकी सबसे बड़ी मात्रा थी और इससे उसकी द्रवीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरा भंडार दोगुना होकर 20 बूंद हो गया था। अब जब मुझे पता चल गया है कि मैं द्रवीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा की इन बूंदों को परिष्कृत कर सकता हूं, तो मैं दृढ़तापूर्वक इनमें से आधी बूंदों का उपयोग खोए हुए अमर की तकनीक का अभ्यास करने के लिए कर सकता हूं, लिन मू ने मन ही मन कहा। उसने 1000 शस्त्रों वाली तलवार विद्या का अभ्यास तब तक जारी रखा जब तक उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसकी आधी मानसिक शक्ति समाप्त हो गई है। देखते हैं कि अनाम तकनीक से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, लिन मू ने मन ही मन सोचा और फिर आत्मा सेब के पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उसने इच्छाशक्ति से अपने दांतियान से द्रवीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बूंद उत्पन्न की और निर्देशों के अनुसार उसे अपने पेट के ऊतकों में समाहित कर लिया। फिर भी पहले की तरह ही एक बूंद से कोई प्रभाव नहीं दिखा। फिर से उसने बुदबुदाया। द्रवीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा की एक और बूंद उठी और उसके पेट में समा गई। उसने ये प्रक्रिया 5 बार दोहराई, जिसके बाद उसके पास द्रवीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा की 15 बूंदें शेष रह गईं।
अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। शायद जागने पर फर्क दिखेगा। लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। अब पूरी तरह से थक चुकी लिन मू ने आज के लिए यहीं रुकने का फैसला किया और स्लीपस्केप से विदा हो गई। अध्याय 224 हेई वान की हताशा। लिन मू सुबह पेट दर्द के साथ उठा और उसने सहज ही अंगूठी से पका हुआ मांस निकालकर खा लिया। इस बार वह होश में रहा और पिछली बार की तरह गड़बड़ नहीं की। उफ, लगता है मुझे अनाम तकनीक में कोई बदलाव देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल भूख वैसी ही लग रही है, हालांकि मैंने खुद पर से नियंत्रण नहीं खोया है। लिन मू ने कहा, यह तरीका वाकई बेहतर लगता है। जिस गति से तुम साधना कर रहे हो उससे तुम ऊर्जा शोधन के अंतिम चरण के शिखर तक उम्मीद से कहीं पहले पहुंच जाओगे। शायद तुम्हें अनाम तकनीक में भी कुछ सफलता मिल जाए, ज़ुकोंग ने उत्तर दिया। लिन मू ने जवाब में गुनगुनाया और फिर से अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। तारांकन तारांकन तारांकन। जब लिन मू एकांत में साधना कर रही थी, उसी दौरान वू लिम शहर में कुछ और ही घट रहा था। हेई वान कुछ समय पहले वू लिम शहर पहुंची थी और अपने स्वामी के महल में रह रही थी। वह न केवल शुआंग कियान साम्राज्य के सभी हिस्सों से हेई कोर को मिलने वाली सभी रिपोर्टों पर नजर रख रही थी, बल्कि उत्तरी शहर का प्रबंधन भी कर रही थी। दोषियों की जांच कछुए की गति से धीमी हो गई थी और कई दिनों से कोई प्रगति नहीं हुई थी। इससे हेई वान की भौहें और भी सिकुड़ गईं जब उसने अपने हाथ में मौजूद रिपोर्ट पढ़ी। उत्तरी कस्बे और उसके आसपास के इलाके में अब किसी के लापता होने की कोई खबर नहीं मिली है। पूरे काउंटी में भी कोई नई घटना नहीं हुई है। उत्तरी जंगल में गए कुछ भाड़े के सैनिक आखिरकार लौट आए और जो कुछ हुआ था उसे जानकर वे गहरे सदमे में थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भी जंगल में जानवरों के साथ हुए कुछ विचित्र परिवर्तनों को भांप लिया था और अपने अपने शिविरों में कुछ दूत भेजे थे। लेकिन दूरी अधिक होने और सर्दी का मौसम चरम पर होने के कारण उन्हें संवाद स्थापित करने में काफी समय लग रहा था। भाड़े के सैनिकों द्वारा शिकार किए गए जानवरों के शव लगातार वुलिम शहर में पहुंच रहे थे और मेयर के लोग उन्हें नियमित रूप से ले जा रहे थे। फिर भी हमें ये पता नहीं चल पाया था कि इन जानवरों के शवों का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा था। इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के हमारे सभी प्रयास सरदार द्वारा रोक दिए गए थे क्योंकि वह मेयर के संदेह को जगाना नहीं चाहते थे। हेई वान ने रिपोर्ट को लपेटकर बांध दिया और फिर उसे एक शेल्फ पर रख दिया। उसने आह भरी और निराशा और थकान से अपना माथा रगड़ा। हम और क्या कर सकते हैं, हमारे सारे प्रयास विफल होते दिख रहे हैं। और यहाँ तक कि परित्यक्त गोदाम की जांच भी बेकार साबित हुई। हेई वान ने सोचा। खटखट। वह अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी किसी ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं हूं, नेता। दरवाजे के पीछे से आवाज आए। अंदर आ जाओ, हेई वान ने जवाब दिया। कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया जिसका चेहरा एक भावहीन मुखौटे से ढका हुआ था और उसने गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। वह आदमी हेई वान के सामने आकर खड़ा हुआ और अभिवादन के रूप में अपने हाथ जोड़े। बोलो, हेई वान ने आदेश दिया। प्रभु ने इस समय आपकी उपस्थिति का आदेश दिया है। हमारे पास त्रिकड़ा चमेली संप्रदाय के शिष्यों के बारे में भी कुछ समाचार हैं। नकाबपोश व्यक्ति ने कहा। ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, हेई वान ने एक और आह भरने से पहले कहा। नकाबपोश आदमी चला गया और हेई वान ने भी कमरे से निकलने से पहले अपने कपड़े ठीक किए। वह दूसरे कमरे में गई जो उसके स्वामी का अध्ययन कक्ष था। इस समय प्रभु खिड़की के सहारे खड़े होकर बाहर देख रहे थे। वे अपने बाएं हाथ से खिड़की की चौखट पर थपथपा रहे थे, जबकि दूसरे हाथ में चाय का प्याला था। हेई वान ने धीरे से अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला और चुपचाप प्रभु के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वह कुछ नहीं बोली और धैर्यपूर्वक अपने स्वामी के विचारों के समाप्त होने की प्रतीक्षा करती रही। उसका इंतजार ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आज प्रभु को जल्दी थी। त्रिकड़ाही वाले चितकबरी फूल वाले संप्रदाय के शिष्यों में कुछ गड़बड़ है, भगवान ने एकरस स्वर में कहा। हेई वान ने अपने घूंघट के पीछे से अपनी आंखें ऊपर उठाईं और इन शब्दों को सुना। क्या इसका संबंध महापौर से है या शायद यह उनके कार्य के कारण है? हेई वान ने अनुमान लगाया। वो हेई ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी और जवाब देने से पहले कुछ सेकंड तक सोचा। मैं दोनों के बारे में सोच रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इनकी और अधिक जांच करें, शायद एक भोज भी। हाँ, भोज अच्छा रहेगा, वो हेई ने अजीब लहजे में कहा। मैं अभी निमंत्रण पत्र तैयार कर लूंगी। क्या मैं इसे किंग बाओ रेस्टोरेंट में आयोजित करूं या शायद कहीं और? हेई वान ने तुरंत जवाब दिया। वो हेई ने चाय की चुस्की लेते हुए और अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए गुनगुनाया। उन्होंने जवाब देने से पहले 1 मिनट तक सोचा।
त्रिकड़ाही पेओनी संप्रदाय के शिष्यों को वह कौन सी जगह इतनी पसंद आई, वहीं भोज का आयोजन करो। उनके मनोरंजन के लिए कुछ दरबारी महिलाओं को बुलाओ। वो ये ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कहा, महोदया, फोन इन मंडप वाकई एक अच्छा विकल्प होगा। मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ। लेकिन क्या हमें कुछ और लोगों को आमंत्रित करना चाहिए? सिर्फ हम और वे ही वहां होंगे तो कुछ अजीब लगेगा। हे इवान ने उत्तर दिया, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, मैं बस चाहता हूं कि यह जल्द से जल्द तैयार हो जाए। वो ये ने मुड़ते हुए जवाब दिया, ये हो जाएगा। हे इवान ने कमरे से तेजी से निकलने से पहले जवाब दिया। हे इवान के कमरे से चले जाने के बाद वो ये अपनी मेज पर जाकर बैठ गया। उसने प्याला नीचे रखा और अपने लिए एक और गिलास भरकर एक ही घूंट में पूरा पी गया। आह, ये ठंडी हो गई, इतनी अच्छी चाय बर्बाद हो गई। उसने बुदबुदाते हुए अपनी हथेली को पलटा और उसके हाथ में एक जेड स्लिप प्रकट हो गई। यह जेड पत्थर की पर्ची हल्के पीले रंग की थी और हथेली जितनी लंबी थी। वो ये ने बोलने से पहले इसे अपनी हथेली में मजबूती से पकड़ लिया। आप कैसे हैं, बड़े भाई? अध्याय 225 एक नींद भरी सुबह। वो लिम शहर में कुछ कार्यक्रम और बैठकें हो रही थीं, लेकिन लिन मू स्वयं इससे पूरी तरह बेखबर थे। वे शांतिपूर्वक अपने घर में साधना कर रहे थे और अपनी बनाई हुई दिनचर्या का पालन कर रहे थे। लिन मू दिन में साधना करता, पशु मांस खाता, जीवन शक्ति ग्रहण करता, शाम तक साधना करता और फिर सो जाता। नींद में भी वह स्लीपस्केप में अभ्यास करता, हजार शस्त्र ब्लेड शास्त्र में अपनी दक्षता बढ़ाता और फिर खोए हुए अमर की अनाम तकनीक का अभ्यास करता। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और लिन मू को इसका पता भी नहीं चला। इस दौरान किसी ने उसे परेशान नहीं किया और वह घर के अंदर ही रहा, आंगन से बाहर एक कदम भी नहीं रखा। आखिरकार पड़ोस के लोगों ने गौर करना शुरू किया कि वह काफी समय से गायब है और कुछ लोगों ने पूछताछ करने की कोशिश की। लेकिन उनके सभी प्रयास हेईपिंग द्वारा विफल कर दिए गए, जो प्रतिदिन घर के पास पहरा देता था और लोगों को बहाने देता था कि लिन मू बाहर गया है या कोई और काम है। लोग 1 सप्ताह तक इससे संतुष्ट रहे, लेकिन फिर उन्हें बहुत संदेह होने लगा। लिन मू के पड़ोस के लोगों को कुछ समय पहले ही पता चल गया था कि वह साधना करने लगा है, क्योंकि उनमें से कुछ ने उसे कस्बे के केंद्र में आते जाते और हेईवान तथा अन्य अधिकारियों से बातचीत करते देखा था। कुछ लोगों ने तो उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भी देखा था, इसलिए अब उनके मन में लिन मू के लिए सम्मान की भावना थी। यही कारण था कि उन्हें लगा कि हेईपिंग को घर में नियुक्त किया गया है। पहले तो हेईपिंग ने भी इस बात से इनकार करने की कोशिश की कि लिन मू एक साधक है, लेकिन अंततः जब हेई बाओ और बाकी लोगों को पता चला कि पूरे मोहल्ले को इसके बारे में पता चल गया है, तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा करने का फैसला किया और कहा कि लिन मू अब उनके लिए काम करता है। ये सब लिन मू की जानकारी के बिना किया गया था, लेकिन हेई बाओ और हेईवान ने सोचा कि इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाली कुछ अनावश्यक समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। मोहल्ले के वे लोग जो लिन मू को बचपन से जानते थे, उन्हें थोड़ा गर्व महसूस हुआ कि उनके मोहल्ले का कोई व्यक्ति एक सम्मानित साधक बन गया है। एक और बात यह थी कि गुमशुदा लोगों की वजह से वे पहले से ही चिंतित थे और गुमशुदा लोगों के गायब होने से उन्हें राहत मिली थी। हेईपिंग के बहाने बनाने के तरीके से उन्हें यही लग रहा था कि शायद लिन मू भी गायब हो गई है और किसी वजह से उनसे सच्चाई छिपाई जा रही है। इस बार तो पहरेदारों का डर भी उन्हें नहीं रोक पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी अज्ञात खतरे का डर सत्ता के विरोध के खतरे से कहीं अधिक था। आज तुम हमें रोक नहीं सकते, हम खुद का आत्मविश्लेषण करने जा रहे हैं। एक आदमी बोला, लोगों, मुझ पर भरोसा कीजिए, लिन मू इस समय अपने घर में आराम कर रहा है और एक थका देने वाले काम के बाद विश्राम कर रहा है। हेईपिंग ने हाथ ऊपर उठाते हुए समझाने की कोशिश की। हालांकि वह स्वयं भी एक साधक था, लेकिन वह लापरवाही से अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे ये पता चल सकता था कि वह एक साधारण अंगरक्षक रहते हुए इस स्तर तक पहुंचा था। ये भी एक समस्या थी, क्योंकि इससे ये खुलासा हो सकता था कि वह एक कोर का सदस्य है। चूंकि वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए वह लोगों से बात करने और उन्हें इस तरह से रोकने की कोशिश करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, बहुत हो गया। हमने लिन मू को बचपन से बड़ा होते देखा है, हम उसे बहुत लंबे समय से जानते हैं। अगर हम उससे मिलने जाएं तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, एक बूढ़ी औरत बोली। और भी कई लोगों ने अपनी राय रखी और आखिरकार एक व्यक्ति हेईपिंग को पार करने में कामयाब हो गया, जो लोगों को रोक रहा था। ये देखकर कि वो व्यक्ति दरवाजा खटखटाने ही वाला है, हेईपिंग घबरा गया। वह जानता था कि लिन मू एकांतवास में है और यह भी जानता था कि साधना के दौरान किसी साधक को परेशान न करना कितना महत्वपूर्ण है।
एक छोटी सी गलती भी नुकसानदेह साबित हो सकती थी और चोट का कारण बन सकती थी। इसलिए वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी लिन मू के घर के पास आने की कोशिश करे। दरवाजा खटखटाने की तो बात ही छोड़िए। रुको, हे पिन चिल्लाया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया क्योंकि उसका हाथ पहले ही आंगन के द्वार की ओर बढ़ चुका था। लेकिन जैसे ही उसका हाथ गेट को छूने ही वाला था, गेट अपने आप खुल गया। वह आदमी वहीं जम गया और उसके साथ साथ वे सभी लोग भी जो इतनी देर से शोर मचा रहे थे। क्या? द्वार के पीछे खड़े एक व्यक्ति ने नींद भरी आवाज में कहा। सुबह सुबह इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? उसने आंखें मलते हुए पूछा। ली लिनमू, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, बूढ़ी औरत ने हैरानी भरे स्वर में कहा। जिंदा? बिल्कुल, मैं जिंदा हूं, मेरा क्या होगा? लिनमू ने जम्हाई लेते हुए कहा। आगे बढ़ते ही ये पिन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने लिनमू के चेहरे के भाव देखे और समझ गया कि वह नींद से जागा है और शायद काफी थका हुआ है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने इन लोगों के साथ बल प्रयोग न करके कोई गलती की है और क्या इसके लिए उसे अपने कप्तान से दंड मिलेगा। उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि जब तक स्पष्ट रूप से न कहा जाए, लिनमू को परेशान न करें, इसलिए वह और भी ज्यादा तनाव में थे। श्रीमान लिनमू, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, हे पिंग ने विनती की। लिनमू, जो पूरी बात सुन रही थी, केवल असमंजस में थी और सोच रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। रुको, शुरू से समझाओ, मैं उलझन में हूं, लिनमू ने कहा। बात कुछ इस तरह है। इसके बाद हे पिंग ने उसे सब कुछ विस्तार से बताया। उन्हें बताया गया था कि उन्हें परेशान न करें और न ही दूसरों को उन्हें परेशान करने दें। लिनमू एकांत में थे और उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। लिनमू ने सब कुछ सुना और राहत की सांस ली। ये लोग। अध्याय 226। क्या लिनमू बीमार है? एक दिन पहले लिनमू ने काफी देर तक साधना की और 1000 शस्त्रों वाली तलवार विद्या के अभ्यास में उन्हें एक छोटी सी सफलता मिली। उन्हें खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने बाकी का दिन पिछवाड़े में अभ्यास करते हुए बिताया। उन्होंने लगातार 18 घंटे अभ्यास किया था और पूरी तरह से थक चुके थे। इस पूरे अभ्यास के दौरान उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का जरा सा भी उपयोग नहीं किया था, न ही उन्होंने अपनी प्राण शक्ति का। उन्होंने जो कुछ भी किया, वह अपने शरीर की पूर्ण शक्ति से किया था। इस वजह से वह इतना थका हुआ और दर्द से व्याकुल था कि जब उसका सिर तकिए पर टिका, तो वह नींद की दुनिया में भी नहीं पहुंचा, बल्कि गहरी स्वप्नहीन नींद में सो गया। इन हफ्तों में किसी ने भी उसे परेशान नहीं किया था, इसलिए लिनमू को एकांत जीवन की पूरी तरह से आदत हो गई थी। वह आंगन के बाहर मौजूद लोगों के बारे में लगभग भूल चुका था और पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण और साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इसलिए जब बाहर हो रहे शोरगुल के कारण उसकी नींद अचानक टूटी तो वह बेहद सुस्त था। दरअसल हे पिन से कहानी सुनने के बाद वह सोच रहा था कि उसके पड़ोसी इतने दयालु कब से हो गए। हालांकि सालों से उनके बीच मेलजोल होता रहा, लेकिन उसके माता पिता की मृत्यु के बाद पड़ोसी ज्यादातर अपने आप में ही सिमट गए और लिनमू से बात करने की जहमत तक नहीं उठाए। एक कारण ये था कि वे लिनमू को अनाथ होने के लिए दोषी ठहराते थे और नहीं चाहते थे कि वह उनसे कोई पैसा उधार ले। हालांकि लिनमू ने कभी ऐसा नहीं किया था। पाखंडी, नश्वर मनुष्यों की यही खासियत होती है। लिनमू के मन में जुकोन ने उपहास किया। लिनमू ने सीनियर जुकोन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह अभी भी नींद से बेहाल था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है, जैसे वह बीमार हो। यह उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था क्योंकि साधक बनने के बाद से वह कभी बीमार नहीं पड़ा था। शायद यह आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राण ऊर्जा का उपयोग किए बिना प्रशिक्षण का दुष्प्रभाव है। मैं पहले इन लोगों से निपटूंगा, लिनमू ने मन ही मन सोचा। वो बहुत निराश था। ठीक है, अब आप सब मुझे देख सकते हैं, है ना? मैं ठीक हूं, आप सब वापस जा सकते हैं। मैं अब आराम करना चाहती हूं, लिनमू ने पहले से भी ऊंची आवाज में कहा। इससे अधिकतर लोग चुप हो गए, लेकिन कुछ लोग अब भी कुछ बोल रहे थे। लिनमू को उनकी बातों की परवाह नहीं थी क्योंकि अब वह सिर्फ आराम करना चाहता था। इसलिए वह हे पिन की ओर मुड़ा। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, कृपया उन्हें मुझे परेशान न करने दें, लिनमू ने आंगन का दरवाजा बंद करने से पहले आदेश दिया। लोग अब असहज चुप्पी में खड़े रह गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे प्रतिक्रिया दें। तुमने उसकी बात सुन ली, अब जाओ। सीनियर लिनमू को कोई परेशानी नहीं चाहिए। अगर किसी ने भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत की तो उसकी शिकायत नगर प्रमुख से की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा। हे पिंग ने चेतावनी दी।
सजा का खतरा मंडरा रहा था और लिन मू की मौजूदगी देखकर लोग अनिच्छा से ही सही वहां से चले गए। ऐसा लग रहा था मानो वे लिन मू से और भी कुछ चाहते थे, लेकिन अब वे ऐसा करने से रुक गए थे। तारांकन तारांकन तारांकन। उफ। लिन मू ने थकान भरी एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपना हाथ माथे पर रखा और सिरदर्द से राहत पाने के लिए उसे रगड़ने लगा। अब और सहन न कर पाने पर लिन मू ने वरिष्ठ जुकोंग से पूछने का फैसला किया। वरिष्ठ, मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतनी अस्वस्थता क्यों महसूस हो रही है? लिन मू ने सवाल किया। मुझे ठीक से पता नहीं। शायद कल की ट्रेनिंग की वजह से हो, लेकिन यह उसके लिए कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा है। जुकोंग ने जवाब दिया। मुझे लगता है मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा और फिर देखूंगा कि बाद में कैसा महसूस होता है। लिन मू ने करवट बदलने से पहले कहा। कुछ मिनट बाद लिन मू गहरी नींद में सो गई और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। हालांकि जुकोंग अपने विचारों में खोया हुआ था। क्या अब समय आ गया है? आ जाना चाहिए। वो लगभग अपनी सीमा के करीब है। उसने पर्याप्त मात्रा में द्रवीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत कर लिया है। उसका शरीर तैयार होना चाहिए, जुकोंग ने मन ही मन कहा। हालांकि जुकोंग ने लिन मू को कुछ और ही बताया था, लेकिन वास्तव में वह जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, या यूं कहें कि उसे इसका अच्छा अनुमान था। इस पूरे महीने में लिन मू ने लगभग 200 बूंद तरल ऊर्जा एकत्रित की थी और एक डिब्बे में रखी मूल ऊर्जा की गोलियों का लगभग 1/3 हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। वास्तव में उन्होंने इससे दोगुने से भी अधिक तरल ऊर्जा का शोधन किया था, लेकिन इसका अधिकांश भाग उन्होंने अज्ञात अमर की अनाम तकनीक का अभ्यास करने में लगा दिया था और इसे अपने पेट में समाहित कर लिया था। लिन मू के दांतियान को देखकर पता चलता है कि यह धीरे धीरे फैल रहा है। साधना शुरू करते समय लिन मू को लगता था कि उसके पास लगभग 2000 आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगों की क्षमता है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि अनुभव और आध्यात्मिक चेतना की कमी के कारण वह गलतफहमी में था। बाद में उन्हें वरिष्ठ जुकोंग से पता चला कि उनके दांतियान की क्षमता वास्तव में बढ़ रही थी और वह 1500 आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगों को धारण करने की क्षमता तक पहुंच गई थी। पिछले 1 महीने के दौरान उनके दांतियान ने कठोर अभ्यास किया था, बार बार भरा और खाली होता रहा था। इतना ही नहीं, उनके दांतियान में तरल आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा भी प्रतिदिन बढ़ रही थी, जिससे उस पर एक प्रकार का दबाव पड़ रहा था। अन्य अधिकांश साधकों के लिए ये दबाव सामान्य था और उनकी साधना के विकास के साथ आता था, लेकिन लिन मू के दांतियान के विपरीत, उनका दांतियान इसके बजाय मजबूत और कठोर हो जाता था, जिससे तरल आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव के कारण इसकी दीवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन लिन मू के मामले में उनका दांतियान काफी लचीला था और अब यही विशेषता अपना प्रभाव दिखा रही थी। तरल आध्यात्मिक ऊर्जा के दबाव के प्रभाव से उनका दांतियान धीरे धीरे फैलने लगा और उसकी दीवारों में बारीक दरारें पड़ गईं। अध्याय 227 विस्तारित दांतियान। ये दरारें धीरे धीरे बड़ी होती गईं, लेकिन जब वे एक निश्चित सीमा तक पहुंच गईं, तो ऊर्जा की एक प्रबल लहर उन पर से गुजरती और उन्हें भर देती। यह ऊर्जा लिन मू की जीवन शक्ति थी, जो उसके शरीर में काफी हद तक समाहित हो चुकी थी। मरम्मत और सुधार की यह प्रक्रिया कई घंटों तक चली, जिसके दौरान लिन मू को तेज बुखार हो गया और गर्मी से उसका शरीर लाल हो गया। ठंड के कारण उसके शरीर से भाप की हल्की हल्की लपटें भी उठती हुई देखी जा सकती थीं। लिन मू के दांतियान का विस्तार तब तक जारी रहा जब तक कि अंततः यह अपने पूर्व आकार से दोगुना नहीं हो गया। अब उसका दांतियान इतना बड़ा हो गया था कि उसमें 3000 सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित हो सकती थी। अगर दूसरे साधक इसे देखते तो वे बेहद हैरान रह जाते, क्योंकि लिन मू की आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता अब एक औसत साधक की तुलना में 3 गुना अधिक थी। वास्तव में अगर वह और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करके उसे पूरी तरह से तरल आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दे, तो उसकी क्षमता मध्य स्तर के मूल संघनन क्षेत्र के साधकों की क्षमता के बराबर भी हो जाएगी। शीर्ष 3 संप्रदायों में भी ऐसे शिष्य बहुत कम थे जिनकी ऊर्जा शोधन क्षमता 2000 आध्यात्मिक ऊर्जा कणों तक पहुंचती थी, 3000 की तो बात ही छोड़ दीजिए। शीर्ष 10 संप्रदायों में भी 1500 ऊर्जा कणों की क्षमता को दुर्लभ माना जाता था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि लिन मू की क्षमता समान स्तर के साधक की तुलना में केवल 3 गुना थी, लेकिन ऐसा नहीं था। फिलहाल ये केवल 3 गुना थी, लेकिन उच्च स्तर पर पहुंचने पर यह कई गुना बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि 100 ऊर्जा कणों का मामूली अंतर भी दीर्घकाल में बहुत बड़ा अंतर बन जाता है, क्योंकि इसका मतलब केवल इतना ही होता है कि ऊर्जा के शोधन और संपीड़न के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो जाता है। ऊर्जा जितनी अधिक परिष्कृत और संपीड़ित होती है, साधक की नींव उतनी ही अधिक स्थिर होती है। फिर भी उच्च क्षमता वाले साधकों की कमी का कारण यह नहीं था कि वे प्रतिभाशाली नहीं थे।
बल्कि शीर्ष संप्रदायों में भी वे इसकी क्षमता के विस्तार को सीमित रखते थे, क्योंकि इससे शिष्य को अगले स्तर तक पहुंचने में उतना ही अधिक समय लग जाता। एक और बड़ी समस्या ये थी कि दांतियान को होने वाली चोटें जानलेवा हो सकती थी, और इस बात की भी काफी संभावना थी कि विस्तार के कारण दांतियान के चकनाचूर हो जाने पर साधक वास्तव में स्थायी रूप से अपंग हो जाएगा। एक तरह से लिन मू केवल इसलिए बच पाया क्योंकि उसकी साधना असाधारण शारीरिक शक्ति के स्तर पर थी, जिसके कारण उसके शरीर में प्रचुर मात्रा में प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। अधिकांश साधक ऊर्जा शोधन स्तर पर पहुंचने के बाद प्राणिक ऊर्जा का त्याग कर देते हैं और इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से हीन समझते हैं। पूरा एक दिन बीत गया, तब जाकर लिन मू का बुखार उतरा। उसका दांतियान स्थिर हो गया था और अब फैल नहीं रहा था। यहां तक कि लिन मू के दांतियान के तल पर तैरती हुई तरल आध्यात्मिक ऊर्जा की बूंदें भी आपस में मिलकर एक छोटा सा कुंड बन गईं। यदि कोई इस तालाब और उस पर तैरती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की हल्की तरंगों को देखे तो उसे लगेगा कि यह किसी अमर चित्रकला का दृश्य है। लिन मू के पेट के अंदर कुछ और ही हो रहा था। उसके पेट पर एक जटिल और अस्पष्ट आकृति उभर आई। ये वही आकृति थी जो तब उभरी थी जब लिन मू ने पहली बार खोए हुए अमर लोगों की विरासत के खजाने यानी लकड़ी के टुकड़े को अपने साथ जोड़ा था। वह स्पष्ट आकृति झिलमिला उठी और उसमें से छोटे छोटे अक्षर उभरने लगे। ये अक्षर इतने छोटे थे कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे और उनका अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस इतना ही देखा जा सकता था कि उनका आकार कुछ जटिल था। ये चिन्ह पूरे पेट पर फैल गए और एक जाल बना लिया। जाल में बड़े बड़े छेद थे और यह ठीक नहीं लग रहा था। अस्पष्ट आकृति अस्थिर रूप से झिलमिला रही थी और उसमें से कुछ और छोटे चिन्ह प्रकट हुए। ये छोटे चिन्ह भी जाल में जुड़ गए, जिससे जाल थोड़ा और घना हो गया। अस्पष्ट पैटर्न और भी तेजी से चमका, लेकिन उससे अब और छोटे छोटे अक्षर नहीं बन पाए। जैसे ईंधन खत्म हो रहा हो, वह स्पष्ट पैटर्न आखिरी बार धुंधलाकर गायब हो गया। छोटे अक्षरों से बना जाल सिकुड़ता हुआ लिन मू के पेट की सतह में समा गया। जैसे ही वह स्पष्ट आकृति गायब हुई, लिन मू ने अपनी आंखें खोल दी। ये क्या? आह, हे भगवान, फिर से नहीं। भूख ने उस पर बेकाबू होकर हमला कर दिया और लिन मू दर्द से कराह उठा। उसने झटपट अपनी अंगूठी से मांस निकाला और उसे खाने लगा। उसने कई दिनों से अपनी अंगूठी में काफी पका हुआ मांस जमा कर रखा था, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लिन मू को पहले से ही पता था कि उसकी भूख बढ़ती जा रही है, इसलिए उसने पकाए जाने वाले मांस की मात्रा बढ़ा दी थी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि उसने अब तक जमा किए गए सभी जानवरों के शवों में से आधे खा लिए थे। फिर भी उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। आमतौर पर जब उसे भूख लगती थी तो खाना शुरू करते ही वह शांत हो जाती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा था। लिन मू ने कुछ देर तक इस बात को नजरअंदाज किया और खाना जारी रखा, क्योंकि फिलहाल उसे दर्द ज्यादा परेशान कर रहा था। लेकिन कुछ मिनटों बाद वह उस स्थिति में पहुंच गया जहां उसने पूरा जानवर खा लिया था और उसकी भूख में जरा भी कमी नहीं आई थी। वरिष्ठ, कुछ गड़बड़ है। लिन मू ने मन ही मन चिल्लाया। मुझे पता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं। जल्दी से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से जांच करो, तुम्हारा दांतियान शायद और भी फैल गया होगा। और शायद उस अज्ञात अमर की अनाम तकनीक का भी कुछ असर हुआ होगा, ज़ुकोंग ने सुझाव दिया। लिन मू ने बड़ी मुश्किल से अपना ध्यान बांटा और खाते हुए भी अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर का अवलोकन किया। उसने पहले से पकाए गए दूसरे जानवर को निकाल लिया था और उसे खा रहा था। लिन मू ने सबसे पहले अपने आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया और उनमें कोई अंतर नहीं पाया। उसने अपने पेट को भी बारीकी से देखा, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा। ये मेरे अंग नहीं है, तो क्या ये मेरा दांतियान है? लिन मू ने और गहराई से देखते हुए सोचा। अध्याय 228 सुदृढ़ नींव। लिन मू की आध्यात्मिक चेतना उसके दांतियान तक पहुंची और तभी उसने ये दृश्य देखा। ये नज़ारा विचित्र रूप से सुंदर था और वह कुछ क्षणों के लिए खाना भी रोक बैठा। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी सुंदर चित्र को देख रहा हो और वह स्वयं उस चित्र में तालाब के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति हो। तरल आध्यात्मिक ऊर्जा का झिलमिलाता हुआ तालाब और हल्की हल्की चमकती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की किरणें उससे अद्भुत लग रही थीं। अब जाकर उसने इस बात पर ध्यान दिया। मेरा दांतियान, इसका आकार दुगुना हो गया है। और ये क्या, तरल आध्यात्मिक ऊर्जा की बूंदें भी आपस में मिल गई हैं। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। जब लिन मू इस दृश्य को देख रही थी, उसी दौरान ज़ुकोंग भी लिन मू के मन के माध्यम से ऐसा ही कर रही थी। हाँ, मेरी उम्मीद के मुताबिक ही इसमें बढ़ोतरी हुई है। उसने चीपूल भी बना लिया, यह अच्छी बात है।
अब उसकी प्रगति और भी तेज होनी चाहिए। लेकिन ये भूख अनाम तकनीक को ध्यान में रखते हुए भी यह असामान्य है। क्या उसके प्रशिक्षण ने आखिरकार उसे उसकी सीमा से आगे धकेल दिया है या कुछ और बात है? ज़ुकोन ने सोचा। समय ही बताएगा। ज़ुकोन ने मन ही मन बुदबुदाते हुए शांत अवस्था में स्थित शाश्वत वेदी की ओर देखा। लिन मू ने आखिरकार होश संभाला और अपना ध्यान दांतियान से हटाकर खाने पर केंद्रित किया। अपने शरीर का अवलोकन करने में जितना समय लगा उतने समय में वह एक और जानवर को खा चुका था। लेकिन अब उसे अपनी भूख में कमी महसूस होने लगी थी। हूँ। लिन मू प्रत्येक निवाले के बीच में हौंफती हुई सांसें ले रही थी। ये तो हद से ज्यादा है। अगर यह और बढ़ गया तो भूख मिटाने के लिए मुझे और भी ज्यादा मांस खाना पड़ेगा। बस उम्मीद है कि कुछ समय तक ऐसा दोबारा न हो। लिन मू ने असहाय महसूस करते हुए मन ही मन सोचा। लिन मू ने रुकने से पहले एक और जानवर को मार गिराया। इस प्रकार उसने कुल 4 जानवरों को मार डाला। वह हिल डुल नहीं पा रहा था और हड्डियों और मांस के टुकड़ों के ढेर के बीच जमीन पर लेट गया। उसने धीरे से पलकें झपकाईं और कमरे में चारों ओर देखा। कमरा अब बेहद गंदा हो चुका था और उसे दोबारा साफ करने में काफी समय लगेगा। इस बार इसमें कितना समय लगेगा? लिन मू ने अपने आप से कहा जब वह अपनी ताकत वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए झपकी ली, और जब वह जागा तो उसने खुद को ऊर्जावान महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर ऊर्जा की एक नदी बह रही हो, और एक अवर्णनीय आराम की अनुभूति ने उसे भर दिया। उसके शरीर के भीतर जीवन शक्ति सामंजस्य में स्पंदित हो रही थी और उसी प्रकार उसकी नसों में आत्मिक ऊर्जा स्वतः प्रवाहित हो रही थी। ट्रैक ट्रैक पॉप पॉप। लिन मू खड़ा हुआ और उसके शरीर के जोड़ों से चटकने और आवाज आने लगी। वह अपने शरीर में छिपी ताकत को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह भरी हुई हो, फिर भी उसमें और ताकत की चाह बाकी थी। लिन मू ने मुट्ठी भींचकर देखा और तुरंत फर्क महसूस किया। ये वृद्धि मेरी पिछली ताकत से लगभग दोगुनी है। लिन मू ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। ऐसा लगता है कि आपका शरीर आखिरकार आपके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर चुका है, ज़ुकोन ने कहा। सीनियर ज़ुकोन की बातें सुनकर लिन मू असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा कि उनका क्या मतलब है, क्योंकि उसने उनसे पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। वास्तव में साधना के बारे में उसने जितना भी सीखा था उसमें उसे इससे मिलती जुलती कोई बात नहीं पता थी। आपका क्या मतलब है, सीनियर? लिन मू ने उत्सुकता से पूछा। आप अभी जो अनुभव कर रहे हैं वह और कुछ नहीं बल्कि आपकी नींव का और गहरा होना है। देखिए, जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो वह अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय करता है, लेकिन चाहे उसके पास इसका बड़ा भंडार ही क्यों न हो, वह इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाता। साधना के विभिन्न स्तरों में अंतर होने पर यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। इसमें एक और महत्वपूर्ण कारक था आपका शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास। आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास महत्वपूर्ण है ना? यही कारण था। हालांकि किसी के पास आध्यात्मिक ऊर्जा हो सकती है, फिर भी उसे धारण करने और नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर को मजबूत बनाने के अभ्यास के 8वें चरण तक पहुंचने से आप आध्यात्मिक ऊर्जा को धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। आपकी साधना जितनी उन्नत होती जाएगी, आपके शरीर के लिए उसे संभालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जो साधक केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का अभ्यास करते हैं, प्राणिक ऊर्जा का नहीं, उन्हें अपनी नींव को स्थिर करने में अधिक समय लगता है और साथ ही उन्हें प्रचुर मात्रा में संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। शरीर को मजबूत बनाने की साधना में शुरुआत में भले ही अधिक समय लगे, लेकिन बाद में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। आपका शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित कर चुका होता है और अब आप बिना खुद को नुकसान पहुंचाए एक साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि तुम शरीर को मजबूत बनाने की साधना जारी रखो, ज़ुकोन ने समझाया। सीनियर ज़ुकोन की बातें सुनकर लिन मू को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और वह आभारी महसूस करने लगा। वह भाग्यशाली था कि उसकी मुलाकात सीनियर ज़ुकोन से हुई, वरना शायद वह गलत रास्ते पर चला जाता और बाद में पछताता। या इससे भी बुरा, उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वह गलत था। जैसा कि एक महान संत ने एक बार कहा था, गलती के बारे में जानना और उस पर पछतावा करना गलती के बारे में कभी न जानने से बेहतर है। आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आभारी हूं, सीनियर ज़ुकोन, लिन मू ने संतुष्ट स्वर में कहा। ज़ुकोन ने जवाब में गुनगुनाया और फिर आगे कहा, लेकिन जब आप शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाएंगे,
तो मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको और भी आगे ले जाने में मदद करेगा। इस दुनिया ने अब तक जितना आगे नहीं देखा है, उससे कहीं अधिक आगे। लिन मू को इस बारे में जिज्ञासा थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वरिष्ठ ज़ुकोन के खुद बताने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना ही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। अब वह जानता था कि ज़ुकोन को इस दुनिया में किसी से भी कहीं अधिक अनुभव है और उनका मार्गदर्शन अनमोल है। अध्याय 229 एक भावुक मुलाकात। लिन मू बैठ गया और अब अपने शरीर की स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास करने लगा। वह ये देखना चाहता था कि अब जब उसकी नींव मजबूत हो गई है, तो वास्तव में क्या अंतर आया है। उसने हृदय विदारक सूत्र का जाप किया ताकि उसकी चेतना चरम पर हो, और फिर उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करके अपने शरीर का अवलोकन किया। हालांकि उसने इससे पहले भी देखा था जब वह खाना खा रहा था, लेकिन तब वह इतना स्पष्ट नहीं था क्योंकि वह भूख के दर्द से परेशान था और इसलिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब वह इससे मुक्त हो चुका था और पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था, तो उस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। लिन मू ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से से शुरू करके नीचे तक ध्यान से देखा। उसने अपनी नसों का निरीक्षण किया, जो व्यास में थोड़ी बड़ी हुई और थोड़ी मोटी भी लग रही थी। फिर उसने अपने पेट को देखा, जो पहले जैसा ही दिख रहा था, फिर भी उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। अंततः वह अपने दांतियान में पहुंचा और उसने वही चित्रमय दृश्य देखा, सिवाय इसके कि इस बार वह उतना आश्चर्यचकित नहीं था। आध्यात्मिक ऊर्जा के सूक्ष्म अंश अभी भी तरल आध्यात्मिक ऊर्जा के कुंड के ऊपर तैर रहे थे, लेकिन समय समय पर वे दांतियान से निकलकर स्वतः ही नाड़ियों में प्रवेश कर जाते और वापस लौटने से पहले उसके शरीर में संचारित होते। उन्होंने ये भी देखा कि धुंध के गुच्छों की संख्या वास्तव में धीरे धीरे बढ़ रही थी और यह गति उनकी पिछली प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति दर से कहीं अधिक तेज थी, जो उनके लिए आश्चर्यजनक थी। ऐसा लगता है कि मजबूत नींव रखने के कई छिपे हुए फायदे हैं जितना मैंने सोचा था। लिन मू ने मन ही मन सोचा। ये सोचकर उसने अपनी दिनचर्या में लौटने का फैसला किया और रसोई की ओर चल पड़ा ताकि वह और मांस पका सके। लेकिन जब वह वहां पहुंचा और आग जलाने ही वाला था कि उसे कुछ एहसास हुआ। मेरे पास लकड़ी खत्म हो गई है। लगता है मुझे कुछ खरीदनी पड़ेगी, या मैं ही पिंग से मांग सकता हूँ। उसने कहा था कि मैं उससे कुछ चीजें मांग सकता हूँ। लिन मू ने मन ही मन बुदबुदाया। इस प्रकार वह रसोई से बाहर निकला और आंगन के दरवाजे की ओर चलने लगा। उसने दरवाजा खोला और हेई पिंग को ढूंढने लगा, लेकिन वह वहां नहीं मिला। क्या वह कहीं और चला गया? लिन मू ने अपने आध्यात्मिक कौशल से आसपास के क्षेत्र का अवलोकन करने से पहले सोचा। यह नहीं, क्या उसे हेई कोर ने बुलाया था? लिन मू ने मन ही मन सोचा। आसपास कुछ और नजरें घुमाते हुए उसने सोचा कि उसे खुद ही इसे हासिल करना होगा। इसलिए लिन मू बाजार की ओर चल पड़ा। हालांकि उसकी अंगूठी में अभी भी कुछ पका हुआ मांस मौजूद था, लेकिन लिन मू उस अज्ञात तकनीक के साथ और कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसकी भूख कितनी बढ़ सकती है, इसलिए वह पूरी तरह तैयार रहना चाहता था। इसके अलावा उसके पास इस समय काफी पैसा भी था। लिन मू ने तेज कदमों से टहलते हुए शहर के नज़ारों का लुत्फ उठाया। वह काफी समय से एकांत में था, इसलिए उसे थोड़ा ताजगी महसूस हो रही थी। ये तो काफी अच्छा है। शायद मुझे थोड़ी देर टहलना चाहिए, आराम करना चाहिए और दिमाग को शांत करना चाहिए। लिन मू ने मन ही मन सोचा। यह अच्छा विचार होगा। अब जब आपकी ताकत बढ़ गई है, तो आपको अपनी तकनीकों और कौशलों को आजमाना चाहिए। आपको हमेशा अपनी क्षमताओं और सीमाओं की अच्छी समझ रखनी चाहिए, ज़ुकोन ने सलाह दी। आप सही कह रहे हैं, सीनियर। मैं आपकी सलाह मानूंगा। लिन मू ने कस्बे के बाजार पहुंचने से पहले जवाब दिया। बाजार में सामान्य से अपेक्षाकृत कम भीड़ थी क्योंकि सर्दी का मौसम अभी भी अपने चरम पर था और बर्फबारी हो रही थी। लिन मू ने खुद भी मोटे वस्त्र नहीं पहने थे और साधारण कपड़ों में ही था। पहले तो उसे थोड़ी ठंड लग रही थी, लेकिन अब उसे घर जैसा ही महसूस हो रहा था। उसकी जीवन शक्ति, जो पूरी तरह से उसके शरीर के भीतर समाहित थी, मौसम से सुरक्षित थी। कुछ लोग जो अपना सामान बेच रहे थे, पर्याप्त कपड़े न होने के कारण ठंड से कांप रहे थे। वहीं कुछ अन्य लोग कमजोर थे और उनका शारीरिक शक्ति स्तर निम्न था। लिन मू ने उत्सुकतावश अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से पूरे बाजार का अवलोकन किया और पाया कि वहां मौजूद दर्जनों लोगों में से मुश्किल से 4 ही शारीरिक शक्ति स्तर के 5वें चरण तक पहुंचे थे। उसने जितने भी वयस्क देखे, उनमें से अधिकांश शरीर को मजबूत करने के 4थे स्तर या उससे नीचे के थे। केवल सड़कों और चौकों के प्रवेश द्वार पर खड़े रक्षकों का ही साधना स्तर शरीर को मजबूत करने के 6ठे स्तर का था। लिन मू ने झटपट कुछ लकड़ी बेचने वालों को ढूंढा और सारी लकड़ी खरीद ली। दरअसल उसने बाजार में मौजूद सारा स्टॉक ही खरीद लिया।
आसपास के लोग उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगे और कुछ विक्रेताओं को तो शक भी हुआ कि क्या उसके पास इतना पैसा है भी या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें सिक्के दिखाए, उनका रवैया पूरी तरह बदल गया और उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। लिन मू जानता था कि उसे लकड़ी को अपनी अंगूठी में यहाँ नहीं रखना चाहिए, इसलिए उसने सारी लकड़ी अपने घर पहुंचाने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लिन मू ने लगभग आधा सोने का सिक्का खर्च करके लकड़ी का पूरा स्टॉक खरीद लिया। धन के इस प्रदर्शन ने कुछ अप्रिय निगाहें भी आकर्षित की, लेकिन लिन मू ने उन पर ध्यान नहीं दिया। चलो जंगल में टहलते हैं, मुझे भी अपने कौशल का परीक्षण करना है। लिन मू ने जंगल की ओर मुड़ने से पहले सोचा, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे उससे काफी दूरी पर थे, इसलिए लिन मू ने उन्हें नोटिस नहीं किया और फिलहाल उसका ध्यान किसी और चीज पर था, जिससे वह अपने विचारों में खोया हुआ था। लिन मू आखिरकार कस्बे के बाहरी इलाके में पहुंच गया और उत्तरी भाग से बाहर निकल गया। जैसे ही वह कस्बे से पर्याप्त दूरी पर पहुंचा, उसके कानों ने कुछ सुना, कदमों की आहट थी। कस्बे में रहते हुए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि आसपास बहुत से लोग थे, लेकिन अब बाहर भी लोग उसका पीछा कर रहे थे। ये पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपका फेवरेट नॉवल कौन सा है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर आप वो वाले नॉवल सुनना चाहते हैं तो। अध्याय 230 अपमान। लिन मू का पीछा कर रहे लोग अब उसकी आध्यात्मिक चेतना की सीमा में आ गए थे और वह उन्हें देख सकता था। उसके पीछे कुल 5 लोग थे, हालांकि उनमें से 2 को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि वे उसे काफी परिचित लग रहे थे। ये दोनों, क्या ये वही आदमी नहीं है जिन्होंने बर्फ से ढके खरगोश को बेचने के बाद मेरा पीछा किया था? लिन मू ने आश्चर्य से खुद से कहा। जब उन आदमियों ने देखा कि लिन मू ने उन्हें देख लिया है तो उनके चेहरे पर धूर्त मुस्कान आ गई, जिनमें से कुछ की मुस्कान दूसरों से कहीं अधिक दुष्ट थी। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि लिन मू बिल्कुल भी नहीं हिला था और उसके चेहरे के भाव में भी कोई बदलाव नहीं आया था। हाँ, लगता है ये बच्चा डर के मारे गूंगा हो गया है, उनमें से एक आदमी बोला। बेशक वो ऐसा ही होगा। उसे देखो, वो इतना दुबला पतला और छोटा है कि हम उसे टहनी की तरह तोड़ सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति, जो तलवार लिए हुए था और 6 फीट से अधिक लंबा था, ने अपमानजनक लहजे में कहा। जिन 2 आदमियों ने पहले लिन मू का पीछा किया था, उन्हें आखिरकार पता चल गया कि वह कौन है। उन्हें उसे पहचानने में थोड़ा समय लगा क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उसके रूप में थोड़ा बदलाव आ गया था। हालांकि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं था, फिर भी जिसने उसे सिर्फ एक बार देखा था, उसके लिए वह काफी अलग था। तुम, उन 2 आदमियों में से एक चिल्लाया। भाइयों, यही वो बदमाश है जिसने उस समय हम सबको बेवकूफ बनाया था। इसने तो बड़े भाई की भी बदनामी कर दी थी। दूसरे आदमी ने समझाया। अरे, लगता है अब हमें पहले से कहीं ज्यादा काम निपटाना है। 5 आदमियों के नेता प्रतीत होने वाले उस व्यक्ति ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। बदमाश, हमें अपना सारा पैसा दे दे और 100 बार जमीन पर लेटकर प्रणाम कर, तब शायद हम तुझे छोड़ देंगे। चूहे जैसी शक्ल वाले आखिरी आदमी ने तीखी आवाज में कहा। लिन मू ने उनके ताने का कोई जवाब नहीं दिया और बस उन्हें और उनके हास्यास्पद प्रदर्शन को देखती रही। मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में चूहे जैसे दिखने वाले जानवर भी होते हैं, जुकोन ने मजाकिया लहजे में कहा। लिन मू को तुरंत समझ आ गया कि सीनियर जुकोन क्या कह रहे हैं और उसने हंसते हुए जवाब दिया। जी सीनियर, वो चूहे जैसा दिखता है। शायद वो सचमुच कोई जानवर हो, हमें नहीं पता। लिन मू ने जोर से कहा। चूहे जैसे चेहरे वाले उस आदमी के चेहरे पर एक नस उभर आए। तूने क्या कहा, बदमाश? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बाप का अपमान करने की? मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, जब हम तुझे खत्म करेंगे तो तेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। चूहे जैसे चेहरे वाले उस आदमी ने कहा। हाँ, छोटे भाई, ऐसा लगता है कि इस बच्चे के माता पिता ने इसे शिष्टाचार नहीं सिखाया। हमें क्या पता, शायद उसकी माँ वेश्या थी और दूसरे मर्दों के साथ व्यस्त रहने के कारण उसे पढ़ाने का समय नहीं मिला। धूसर कमीज पहने एक आदमी ने ताना मारा। उसकी पीठ पर कुल्हाड़ी का निशान था और उसके बाएं कान से गर्दन तक एक लंबा घाव था। हाँ, उसके पिता जरूर कोई कमजोर हिजड़ा रहे होंगे क्योंकि वह बहुत दुबला पतला है, पुरुषों के नेता ने आगे कहा। लेकिन जैसे ही ये शब्द कहे गए, उस इलाके का वातावरण बदल गया। पहले ठंड थी, अब तो कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी। सभी पुरुषों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्हें अचानक अपने आसपास एक भयावह आभा का आभास हुआ। उन्होंने एक साथ उसके स्रोत की ओर देखा और पाया कि लिन मू वहां एक द्वेषपूर्ण भाव लिए खड़ा है।
उसके होंठ हिल रहे थे और वह कुछ बुदबुदा रहा था, लेकिन वे कुछ भी सुन नहीं पाए। गटकने की आवाज। उन आदमियों के मुंह से लार टपकने लगी, मानो एक अनजाना डर उन पर छा गया हो। वे कारण तो नहीं बता सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि सामने खड़ा व्यक्ति खतरनाक है। हालांकि तर्क कहता था कि लिन मू कमजोर और जवान दिखती है, लेकिन उनकी अंतरात्मा कुछ और ही कह रही थी। उन आदमियों के नेता ने बड़ी ताकत से खुद को संभाला और उस अजीबोगरीब जादू से बाहर निकल आए। तुम सब खड़े क्यों हो? उसे पकड़ो, नेता चिल्लाया। ट्रैक। बाकी बचे 4 लोग आखिरकार अपनी सुस्ती से बाहर निकले और जैसे ही वे हिलने डुलने वाले थे, तभी उन्हें एक भयानक चरमराहट की आवाज सुनाई दी। छींटे पड़ना। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उनके चेहरे और शरीर पर एक गीला, गर्म तरल पदार्थ छिटक गया। उनके बगल में कोई खड़ा था। जो व्यक्ति पहले उनके सामने था, वह अब ठीक उनके बगल में था। लिन मू का हाथ उस आदमी के सिर के अवशेषों पर था जिसने उसकी मां का अपमान किया था। उनमें से एक व्यक्ति ने अपना चेहरा छुआ और उस पर गिरे गर्म तरल पदार्थ को देखा। खून। उस आदमी ने स्तब्ध होकर कहा। बाकी बचे 4 लोग अब एक अजीब से सदमे में थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। एक पल पहले वे सब ठीक ठाक खड़े थे और लिन मू उनसे काफी आगे था, लेकिन अब वह उनके पास था और उनके साथी का सिर मानो कुचल गया था। लिन मू उसी मुद्रा में खड़ा रहा और लगभग रोबोट की तरह अपना सिर घुमाकर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसके पिता का अपमान किया था। उसके चेहरे पर वही द्वेषपूर्ण भाव था, सिवाय इसके कि इस बार वह खून और दिमाग से सना हुआ था। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लिन मू ने ठंडे स्वर में कहा। लिन मू की आवाज सुनकर उन आदमियों को ऐसा लगा मानो उनके दिलों पर जलता हुआ स्टील दबा दिया गया हो। उन्होंने बोलने और हिलने डुलने की कोशिश की, लेकिन डर ने उन्हें जड़वत जकड़ लिया था। उनका दिमाग चाहे जितनी भी कोशिश करे, उनका शरीर उनका कहना नहीं मान रहा था। हर गुजरते पल के साथ लिन मू का चेहरा और भी क्रूर होता जा रहा था। उसकी नसें उभर रही थीं और आंखें लाल हो रही थीं। उसके शरीर में जीवन शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था और उसकी मांसपेशियों का हर हिस्सा ताकत से भर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर एक साइज बढ़ गया हो और उसने जो ढीले कपड़े पहने थे वे खींचकर सख्त हो गए हों। आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगला पार्ट बहुत हाई जल्द जाएगा। टैब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी देखिए। दूसरे नॉवल भी काफ़ी अच्छी हैं और अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।